बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गैस लॉज। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि गैस लॉ कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर 3 जो गैस लॉज हैं आपके कोर्स के अंदर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन्हें डिस्कस करेंगे। इनकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म को ड्राइव करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन गैस लॉज को किस तरह से एक्सप्लेन करती है इस पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर गैस लॉज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गैस लॉज क्या है, या गैस लॉज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है। लिखा है जी, द मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये 4 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज मास ऑफ अ गैस, नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ अ गैस, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ अ गैस, नंबर 4 pressure of a gas. Bears a small mathematical relationship between them. The precise statement of these relationship is known as gas law. तो गैस लॉ वो मैथमेटिकल फॉर्म है, या वो स्टेटमेंट है जी, जो इन गैशियस स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करे। तो वो स्टेटमेंट जो इन जाहिर सी बात है चारों के दरमियान तो रिलेशन बताना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है किसी दो के दरमियान आपको रिलेशन बताना पड़ेगा और बाकी दो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो गैस लॉज इन 4 स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताती हैं, और किस तरह से बताती हैं कि दो को कांस्टेंट रखती हैं और रह जाने वाले दो के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये जिनकी बिहाफ पर मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ये क्या कहलाती हैं? आपकी गैस लॉज कहलाती हैं। तो गैशियस स्टेट पैरामीटर्स को ये डिफाइन करती हैं, और गैशियस स्टेट पैरामीटर्स अब आपके सामने आ गए, जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस, नंबर 2 प्रेशर ऑफ अ गैस, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड नंबर 4 मास ऑफ अ गैस। तो ये 4 गैशियस स्टेट पैरामीटर्स हैं, और गैस लॉज वो मैथमेटिकल फॉर्म है, वो स्टेटमेंट्स हैं जो इन चारों स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करें। और मैंने आपको बताया जी कि चारों के दरमियान जो रिलेशन बयान होगी उसमें दो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दो के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करना पड़ेगा। बॉयज लॉ को डिफाइन करने जा रहे हैं जी, और बॉयज लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने है जी। तो हमें 3 लॉज पढ़नी है, जिसमें एक पहली बॉयज लॉ है, तो उसके बाद चार्ल्स लॉ को स्टडी करना है, और उसके बाद फिर एवोगैड्रोस लॉ को स्टडी करना है। तो जो पहली लॉ है जिसको बॉयज लॉ कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट अब आपके सामने है जी। स्टेटमेंट क्या है जी? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट में थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन मास ऑफ अ गैस। इस जुमले से मास कांस्टेंट हो गया, और जो आखिरी वर्ड लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मास और टेम्परेचर क्या हो गए जी? कांस्टेंट हो गए। और मास और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। यानी ये दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर और मास अगर गैस का कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure. This is the statement of Boyle's law. मैं एक बार इसको फिर पढ़ता हूँ जी। The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। यानी मास और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। इस रिलेशन को क्या कहते हैं जी? इनवर्स रिलेशन कहते हैं, कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए। ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन कहलाता है। अब हम बॉयज लॉ को ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, क्योंकि हम बॉयज लॉ में अभी हमने पढ़ा
और बॉयज लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा है जी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। मैंने लिखा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब किसी दो चीज़ों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है तो अगर एक चीज़ न्यूमिनेटर में लिखी जाती है तो दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। यहाँ पे वॉल्यूम को हमने न्यूमिनेटर में लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है, और प्रेशर को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। इसका मतलब है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपको लिखना चाहिए एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, क्योंकि चार चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे मास और टेम्परेचर को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/p। अब पी वी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी किसके बराबर हो जाएगा, पी वी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी बॉयज लॉ की का फॉर्मूला है जी। अगर हम टू स्टेट की बात करें, यानी टू स्टेट फॉर्म की बात करें, और टू स्टेट फॉर्म का मतलब ये है जी कि हम दो स्टेट की बात करें, एक इनिशियल स्टेट की बात करें और दूसरी फाइनल स्टेट की बात करें, तो हमने तसव्वुर किया जी, क्या तसव्वुर किया जी कि V1 क्या है जी, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, और इसी तरह हम क्या कहेंगे जी कि P1 क्या है जी, P1 आपका इनिशियल प्रेशर है। और इसी तरह फिर हम फाइनल स्टेट को तसव्वुर करेंगे। इसी तरह अब हमने फाइनल स्टेट को तसव्वुर करना है, तो हमने लिखा फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट के अंदर हमने लिखा कि लेट V2 इज फाइनल वॉल्यूम एंड P2 इज फाइनल प्रेशर। तो बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें जी, तो हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, बॉयज लॉ क्या कहती है कि पीवी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इनिशियल स्टेट में P1 और V1 किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो P2 और V2 किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब हम अगर इन दोनों स्टेट को, जिस ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करवा लें जी, तो मैंने लिखा जी कंपेयरिंग 1 एंड 2, यानी इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को अगर आप कंपेयर कराएं तो हम इसको दोनों के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और ये जो है ये कहलाती है जी टू स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ। तो ये बॉयज लॉ की टू स्टेट फॉर्म है, और न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जी। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये जो न्यूमेरिकल्स है उनके अंदर टू स्टेट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और बॉयज लॉ को एक्सप्रेस करने का मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का एक तरीका ये भी है। तो ये भी हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा जी कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, और जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो उसकी जगह कांस्टेंट आ गया। इस P को आप V के साथ ले गए तो पी वी कांस्टेंट के बराबर हो गया। उसके बाद फिर आपने टू स्टेट फॉर्म को ड्राइव करना था, तो पहले आपने P1 और V1 इसको इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम कंसिडर किया, P2 V2 को फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम कंसिडर किया, बॉयज लॉ को अप्लाई किया, P1 V1 कांस्टेंट के बराबर हो गया, P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर हो गया। इन दो को कंबाइन किया या इनको कंपेयर किया, तो P1 V1 ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया P2 V2 के, और ये क्या कहलाती है, ये आपकी टू स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ कहलाती है। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाएंगे जी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये बॉयज लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है जी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है जी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है जी, और फासला ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है जी कि अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये भी आप जानते हैं जी कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर को बढ़ाने से, यहाँ पे लिखा है ना एक्सटर्नल प्रेशर आपने इंक्रीज किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया,
अप्लाई करने का मतलब है आपने प्रेशर को इंक्रीज किया और प्रेशर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, जो इस बात का सबूत है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। और यही बॉयल्स लॉ बताता है जी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। यही बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने भी साबित की है जी। उसकी दो बड़ी वजूहात है जी कि एक तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, और गैसेस के कंप्रेसिबल होने की वजह क्या है जी कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अब हम बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे जी। और ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ आपके सामने है, और ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हुआ है। और हम ये जानते हैं जी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है जी, इनवर्स रिलेशन है। तो हमने वाई एक्सिस पर वॉल्यूम को रखा है, एक्स एक्सिस पर प्रेशर को रखा है, और जब किसी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होती है और ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ कैसा आता है जी, कर्व आता है जी। जो इस बात का सबूत है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है जी। अब इनवर्स रिलेशन को वेरीफाई करने के, यानी इसी ग्राफ को वेरीफाई करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है जी कि जो दूसरा ग्राफ प्लॉट करें वो हम प्लॉट करें वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर किसी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो जो दूसरा ग्राफ है ये अब आपके सामने है, और ये दूसरा ग्राफ प्लॉट किया गया है ये वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान प्लॉट किया गया है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन हुए तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, वो आपका स्ट्रेट लाइन आता है। और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजरती है। ओरिजिन का मतलब 0 0, यानी एक्स एक्सिस पे भी 0 वैल्यू हो और वाई एक्सिस पे भी 0 वैल्यू हो, उससे गुजरती है जी। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई जी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये कर्व ग्राफ ने साबित किया। और जब कर्व ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हमें ये बात प्रूफ हो गई जी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर, यानी इनवर्स ऑफ प्रेशर, यानी आप इसको कह सकते हैं P की पावर -1। तो अगर वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, जो इस बात का सबूत है जी कि वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जाएंगे जी। बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैंपल एट 700 टॉर। तो देखिए ये आपको पहला वॉल्यूम नजर आ रहा है और उसी के हिसाब से ये आपको पहला प्रेशर नजर आ रहा है। लिखा हुआ है ऑक्यूपाइज व्हेन प्रेशर इज चेंज टू 2 एटमॉस्फेयर। तो ये आपको दूसरा प्रेशर नजर आ रहा है, और वॉट वॉल्यूम यानी ये दूसरा वॉल्यूम आपने निकालना है। तो सिंपल से न्यूमेरिकल को पढ़ें तो इसका डाटा बन जाएगा। अब फॉर्मूला आप जानते हैं जी, फॉर्मूला आपके पास क्या है जो भी आपने ड्राइव किया, P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के बराबर है। तीन चीजों की वैल्यू आपको पता लग गई तो चौथी चीज निकालना आपके लिए इंतहाई आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को तो मैं आखिर में लेके आऊंगा। लिखा है डज 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आ रही है 400 सेंटीमीटर क्यूब, इस सेंटीमीटर क्यूब से पहचाना कि ये वॉल्यूम है, इसलिए मैंने लिखा V1, और V1 किसके बराबर है, 400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। आगे गया मैं, लिखा हुआ है सैंपल ऑफ अ गैस एट 700 टॉर, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है। और टॉर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये पहला प्रेशर मुझे गिवन है जो कितना है 700
टॉर्क है। आगे लिखें जी, ऑक्युपाइज व्हेन प्रेशर इज चेंज टू 2 एटमॉस्फेयर। ये हमें दूसरा प्रेशर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है P2 किसके बराबर है, 2 एटमॉस्फेयर के बराबर है। और वॉट वॉल्यूम डज, वॉल्यूम मुझे निकालना है, यानी मुझे V2 मालूम करना है। तो ये मेरा डेटा बन गया। अब इस डेटा में मुझे सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है वो इस बात का ख्याल रखना है जी कि या तो मुझे इस प्रेशर को जो कि टॉर्क के अंदर है उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर है उसे टॉर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे दोनों इख्तियार है, मैं जो करूं वो मेरे लिए सही होगा। सिर्फ दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम को मैं नहीं तब्दील कर रहा तो इसका मतलब है वॉल्यूम मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा। लेकिन प्रेशर क्योंकि एक टॉर में दिया हुआ है, दूसरा एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है या तो टॉर वाले को मुझे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एटमॉस्फेयर वाले को टॉर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एटमॉस्फेयर वाले को टॉर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं जी कि 1 एटमॉस्फेयर ये किसके बराबर होता है, ये 760 टॉर के बराबर होता है। इसका मतलब है 2 एटमॉस्फेयर को टॉर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को मैंने 760 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास जवाब आ रहा है 1520 टॉर। अब दोनों प्रेशर मेरे पास टॉर के अंदर है, इसका मतलब ये है कि मैं आसानी अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूँ जी। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने हेडिंग डाली फाइंडिंग V2, फाइनल वॉल्यूम में निकालने जा रहा हूँ। जो लॉ लगाऊंगा उसको लिखा, मैंने लिखा यूजिंग बॉयज लॉ, क्योंकि मैं बॉयज लॉ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने उसकी हेडिंग डाली यूजिंग बॉयज लॉ लिखा, और बॉयज लॉ का फार्मूला लिखा कि P1 V1 ये किसके बराबर है, P2 V2 के बराबर है। अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। P1 कितना है, 700 है। V1 कितना है, 400। P2 कितना है जी, 1520 है। V2 मुझे निकालना है, तो मैंने लिखा V2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1520। क्योंकि 1520 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 184.2, और जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर क्यूब। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसके जरिए आपने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया और वॉल्यूम को निकाला। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, जरा इसको पढ़ते हैं और डेटा बनाते हैं जी। लिखा हुआ है अ गैस ऑक्युपाई 6 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये कि ये पहला वॉल्यूम है। एट 1 एटमॉस्फेयर दिस इज P1, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज T। आगे लिखा हुआ है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब ये है जी कि T का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर T कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये किसका न्यूमेरिकल है, ये बॉयज लॉ का न्यूमेरिकल है, क्योंकि बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर और मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आगे बता रहे हैं जी इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 600 मिलीमीटर, इसका मतलब है आपको दूसरा प्रेशर दिया हुआ है। व्हाट वॉल्यूम डज गैस ऑक्युपाई, यानी यहाँ पर भी इस सवाल के अंदर आपने V2 निकालना है जी। तो सवाल को पढ़ते जाया करें और डाटा साथ साथ बनाते जाया करें, तो डाटा खुद ब खुद बन जाएगा जी। जिस तरह मैंने इस सवाल में पढ़ते के दौरान इसका डाटा बनाया, तो आपको भी चाहिए जी कि आप पढ़ते के दौरान डाटा बनाएं, तो पढ़ने के दौरान डाटा आपका बहुत आराम से बन जाता है। तो सवाल के अंदर लिखा है जी अ गैस ऑक्युपाई 6 डेसीमीटर क्यूब एट 1 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ प्रेशर रिड्यूस टू 600 मिलीमीटर व्हाट वॉल्यूम डज गैस ऑक्युपाई। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जाएंगे। एक बार फिर इसका डाटा बनाते हैं। लिखा हुआ है गैस ऑक्युपाई 6 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आपका पहला वॉल्यूम आपके सामने आ रहा है। आपने लिखा V1 किसके बराबर है, 6 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। आगे चले तो लिखा हुआ है एट 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है, तो P1 कितना दिया हुआ है आपको, 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। आगे चले तो लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चले तो लिखा हुआ है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर आप इस टेम्परेचर को इस डाटा के अंदर नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इस्तेमाल होना ही नहीं है, इसलिए मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डाटा के अंदर जगह नहीं दी। आगे चले तो लिखा हुआ है इफ द प्रेशर रिड्यूसेस टू 600 मिलीमीटर, यानी कि दूसरा प्रेशर दिया है वो डिफरेंट यूनिट के अंदर दिया हुआ है और वो लिखा हुआ है जी 600 मिलीमीटर के बराबर है। आपसे कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम डज गैस ऑक्युपाई, यानी V2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में है, तो उसका मतलब है आपका जवाब भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन एक प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर है और दूसरा प्रेशर
मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आपको या तो मिलीमीटर वाले को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एटमॉस्फेयर वाले को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप ये जानते हैं जी कि 1 एटमॉस्फेयर ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर के, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं इस न्यूमेरिकल के अंदर इस मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 760 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 600 को जब मैंने 760 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास जवाब आ रहा है 0.789 एटमॉस्फेयर। अब मैं इस न्यूमेरिकल को लेके चलूंगा, दोनों प्रेशर किस यूनिट के अंदर आ गए, एटमॉस्फेयर की यूनिट में आ गए, दोनों प्रेशर की यूनिट सेम हो गई। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा फाइंडिंग V2, बॉयज लॉ को इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए मैंने लिखा यूजिंग बॉयज लॉ, क्योंकि मैं बॉयज लॉ को इस्तेमाल करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। और बॉयज लॉ क्या कहती है कि P1 V1 ये किसके बराबर है, P2 V2 के बराबर है। वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं। P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। V1 कितना है जी, 6 डेसीमीटर क्यूब है। P2 की वैल्यू दी हुई है जो मैंने कन्वर्ट की है 0.789। V2 मुझे फाइंड करना है, तो V2 को मैंने अकेला किया, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 0.789। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर जवाब आ रहा है 7.6 डेसीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल का जवाब था जी। आप देखें प्रेशर रिड्यूस हुआ, इस सवाल में लिखा हुआ है जी प्रेशर इज रिड्यूस। तो प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर से 0.789 यानी ये रिड्यूस हुआ, तो आप देखें वॉल्यूम क्या हो गया, 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7.6 हो गया जी। तो ये इस बात का सबूत है जी कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसी है जी, इनवर्स है। अब हम चार्ल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट अब आपके सामने है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। तो यहां पे अगर आप देखें तो रिलेशन डायरेक्ट है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, और यहां पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन मास, तो इसका मतलब है मास कांस्टेंट हो गया। और आखिर में लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब है कि मास और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहां पर एक जुमला और लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का मतलब है जी कि ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल पे लिया जाएगा, और केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और उसके स्केल को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। यानी अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं तो फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं है। अगर टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो भी ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ये रिलेशन उस वक्त वैलिड है कि जिस वक्त आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे। अभी जब आप ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो ये बात आपको मजीद समझ में आ जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि बॉयज लॉ के अंदर जो डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, ये उस वक्त है जी कि जब आप टेम्परेचर केल्विन के अंदर लेंगे, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे। तो ये चार्ल्स लॉ की आपने स्टेटमेंट पढ़ी, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी प्रेशर को और मास, गैस के मास को अगर कांस्टेंट रखा जाएगा तो गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली वेरी करेगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। ऐसी रिलेशन क्या कहलाती है, डायरेक्ट रिलेशन कहलाती है। इसी चीज को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ हमें क्या बताती है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कैसी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर ABS लिख दें जी, ABS का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये किस वक्त है, ये उस वक्त है जबकि मास और प्रेशर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूं तो V किसके बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट T के। बस याद रखिएगा T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जब यहाँ पे T मल्टीप्लायर है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V अपॉन T किसके बराबर हो जाएगा,
कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है जी, ये आपकी चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन ये सिंगल स्टेट है जी। अब अगर हम टू स्टेट फॉर्म की बात करें, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों को मिलाते हुए बात करें, तो आप उसको ड्राइव करने जा रहे हैं जी। तो हमने लिखा जी, अगर आप इनिशियल स्टेट की बात करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तसव्वुर करना पड़ेगा। आपने तसव्वुर किया जी कि V1 क्या है, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है। और इसी तरह फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा जी कि T1 क्या है, T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है। इसी तरह अब आपको फाइनल स्टेट कंसिडर करनी पड़ेगी। आपने लिखा फाइनल स्टेट, और यहाँ पे भी आपने सपोज किया जी, क्या सपोज किया जी कि V2 क्या है जी, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। और इसी तरह T2 क्या है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। तो अब अगर आप बॉयज लॉ के तहत चलेंगे, तो आपने लिखा जी, सॉरी, चार्ल्स लॉ के तहत चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर आप इनिशियल स्टेट की बात करेंगे तो V1 और T1 इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह V2 और T2 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपने चार्ल्स लॉ की इस स्टेटमेंट को देख के आपने लिखा। अब आपने क्या करवाया, अब आप करवा दें, कंपेयर करवा दें। आपने लिखा कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहाँ हमने लिखा कंपेयरिंग, ये जो स्टेट है ये आपकी इनिशियल स्टेट है, और ये जो स्टेट है ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट को आप कंपेयर करवाएं तो दोनों के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 ये किसके बराबर हो जाएगा, V2 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। और ये जो है ये आपकी टू स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ कहलाती है, और न्यूमेरिकल के अंदर यही इस्तेमाल होती है। तो इसको एक बार आप फिर देख लीजिए। चार्ल्स लॉ ये कहता है जी कि वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ये टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे T मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ये आपकी चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। उसके बाद जब आपने टू स्टेट फॉर्म को ड्राइव करना था, तो आपने V1 और T1 को इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर माना, V2 और T2 को फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर माना, चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया, इनिशियली लिखा, फाइनली लिखा, दोनों को कंपेयर करवाया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गई, V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, V2 अपॉन T2 के, और ये टू स्टेट फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स लॉ को समझेंगे जी। तो ये चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है जी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है जी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा जी कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करेंगे, और जब वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब यह है जी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और यही चार्ल्स लॉ भी बताता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जी, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़े, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, और यही चार्ल्स लॉ आपको बताती है जी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम ग्राफिकल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं किसकी जी, चार्ल्स लॉ की जी। और ये चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल फॉर्म आपके सामने है जी। अब आपको यहाँ पे वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। और अभी हमने पीछे बात पढ़ी थी कि अगर किसी दो चीजों के दरमियान कैसी रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, वो आपको मिलता है जी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के साथ वो जो लाइन होती है
वो ओरिजिन से भी पास होती है जी, कि यानी अगर टेम्परेचर 0 हो तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जी। अब मसला ये है जी कि ये बात अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे बात करें तो ये बात पूरी नहीं होगी जी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए आपने नया टेम्परेचर स्केल बनाया जिसको आप क्या कहते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल कहते हैं। और आपने क्या किया, यहां से इस वॉल्यूम को जब एक्स्ट्रापोलेट किया जी, तो इसने जो जिस पॉइंट पर कट किया वो वैल्यू थी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर को 0 केल्विन कहा गया, या इस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 कहते हैं जी। और ये वो ग्राफ है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल करने जाएंगे और ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा है अ चिल्ड्रन बैलून हैज वॉल्यूम 3.80 डेसीमीटर क्यूब। तो ये पहला वॉल्यूम है, इसको मार्क किया V1 लिखा। व्हेन अ टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहला टेम्परेचर है आपको, आपने इसको T1 लिखा। लिखा है व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब है V2 आपने मालूम करना है। इफ बलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर एंड कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपको दूसरा टेम्परेचर गिवन है जी। तो आपने न्यूमेरिकल को पढ़ा और साथ साथ अपना डाटा बनाया और आपको अंदाजा हो गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में इस सवाल में पूछा गया है जी। तो इसका मतलब है ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है और तीन चीजें आपको मालूम है, एक चीज यानी वॉल्यूम आपने निकालना है। आइए इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे। ये पहला वॉल्यूम है 3.80 डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने लिखा V1 कितना है, 3.80 डेसीमीटर क्यूब। आगे चले तो लिखा हुआ है टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने लिखा T1 कितना है जी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर तो आपको जब भी वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे अपनी आदत बनाए, ये अपने ऊपर ये लाजिम करें जी कि आपने उसे लाजमन केल्विन में कन्वर्ट करना है जी। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने उसके अंदर 273 ऐड किया और उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द वॉल्यूम, यानी दूसरा जो वॉल्यूम है वो मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ बलून इज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो दूसरा टेम्परेचर है मेरे पास वो है जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है। मैंने 273 ऐड किया और ये जवाब आ रहा है 278 केल्विन। तो दोनों टेम्परेचर मेरे केल्विन के अंदर है और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना ये मस्ट है जी, क्योंकि चार्ल्स लॉ वैलिड ही जब होगी कि जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिया जाएगा। तो अपने ऊपर लाजिम बनाए कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर आपको दिया जाए तो आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, चाहे उसने कहा हो या नहीं कहा हो। वॉल्यूम 2 निकालना है। पहला वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम 2 भी डेसीमीटर क्यूब में निकलेगा। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा फाइंडिंग V2, सेकंड वॉल्यूम में फाइंड करने जा रहा हूं। जो रिलेशन इस्तेमाल कर रहा हूं उसके बारे में लिखा, मैंने लिखा यूजिंग चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लिखा V1 अपॉन T1 ये किसके बराबर होता है, V2 अपॉन T2 के बराबर होता है। अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। V1 की वैल्यू है 3.80 और T1 की वैल्यू है 308। V2 मुझे मालूम करना है और जो T2 की वैल्यू है वो है 278। तो V2 को जब मैं अकेले करूंगा तो 3.80 को मुझे 308 से डिवाइड करवाना पड़ेगा और 278 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आप इस पार्ट को सॉल्व करें। पार्ट को सॉल्व करने पर जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 3.43 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपको निकल के आया जी, और ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपने वॉल्यूम निकालना सीखा। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है उस आंसर वो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है जी कि आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना।
यानी आपको जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जवाब भी केल्विन में आएगा। उस केल्विन के जवाब को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। यहाँ इस जुमले का ये मतलब है। स्टूडेंट डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही वैल्यू को यूज कर लेता है और जवाब निकाल देता है, जिसकी वजह से जवाब गलत आता है। आप ऐसा मत कीजिएगा। तो लिखा हुआ है जी, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर मालूम करो, ऐसा टेम्परेचर मालूम करो कि जिस पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल हो जाए, यानी वॉल्यूम गैस कितना हो जाए, 2V हो जाए, किसके मुकाबले में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में। तो ये न्यूमेरिकल था, इसको सॉल्व करेंगे जी। लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स डबल इन कंपैरिजन विद 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा टेम्परेचर मालूम करना है जिस पे गैस का वॉल्यूम दुगना हो जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा जी कि टेम्परेचर मालूम करना है, हमने लिखा भाई T1 मालूम करना है और T1 वो टेम्परेचर है कि जिस पे गैस का वॉल्यूम दुगना होगा, किसके मुकाबले में, V2 के मुकाबले में। तो V2 पे अगर वॉल्यूम V है तो दुगने का मतलब क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना होगा जी, टेम्परेचर उस वक्त होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दें केल्विन के अंदर, 300 केल्विन हो गया जी। इसका मतलब यह है जी कि जिस वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उस वक्त वॉल्यूम V है, आपने टेम्परेचर निकालना है उस वक्त जबकि वॉल्यूम कितना हो जाए जी, डबल हो जाए। और डबल का मतलब क्या है जी, 2 टाइम्स हो जाए किसके जी, V के। तो ये मैंने V भी कंसीडर किया है और यहां पर भी V को कंसीडर किया है। तो ये इस न्यूमेरिकल का डाटा बन गया। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाऊंगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो मैंने लिखा जी फाइंडिंग T1, कौन सी लॉ लगानी है उस लॉ का नाम लिखा, मैंने लिखा यूजिंग चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ की मदद से मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। और चार्ल्स लॉ ये कहती है कि V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, V2 अपॉन T2 के बराबर है। वैल्यू को पुट कीजिए, V1 की वैल्यू कितनी हमने पुट सपोज की है, 2V सपोज की है। T1 मुझे निकालना है, V2 की वैल्यू क्या सपोज की है, V सपोज की है। और T2 कितना है, 300 केल्विन। V से V कैंसिल हो जाएगा, T1 ऊपर आ जाएगा, 300 भी ऊपर चला जाएगा। तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 300। तो T1 आ रहा है 600 केल्विन। अब इस सवाल में उसने मुझसे कहा था कि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए। अब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, 600 माइनस 273। तो T1 बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, जवाब आ रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वॉल्यूम V है तो टेम्परेचर जब 327 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करता है जी कि वो इसको केल्विन में कन्वर्ट किए बगैर इसको सॉल्व कर लेता है, जिस पर उसका जवाब कितना आता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो ये जवाब सरासर गलत होता है जी। आपने केल्विन में कन्वर्ट करना आपके लिए लाजमी है, यानी इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड को लाजमी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। अब हम एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने जा रहे हैं और एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी कि वॉल्यूम ऑफ a gas is directly proportional to the number of moles of a gas। यानी वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन किससे है जी, मोल्स से है। और यकीनन मोल से है तो इसका मतलब ये है जी कि टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दूसरी जरा इसकी स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है एट सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर ये बात वाजे हो गई। लिखा हुआ है सेम वॉल्यूम ऑफ गैसियस स्पीशीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स के टर्म में भी बात की जा सकती है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी बात की जा सकती है। यानी यहाँ पे जो मास लिया जा रहा है वो मास लिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स या इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया जा रहा है। यानी मास को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि मास को इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखें
तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान या वॉल्यूम और मोल्स के दरमियान कैसा रिलेशन है जी? डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि एवोगैड्रोस लॉ बताती है। ये मजीद स्टेटमेंट एवोगैड्रोस लॉ की आपके सामने है और ये लिखा हुआ है, पहली वाली स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी, इफ डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट, अगर गैसेस मुख्तलिफ हों एट सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, तो इन गैसेस के अंदर, ये गैसेस हैं तो डिफरेंट, लेकिन इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी। और आप ये जानते हैं जी कि अगर गैस के 1 मोल की बात की जाए तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। और यही एवोगैड्रोस लॉ कहती है, चाहे गैस डिफरेंट ही क्यों ना हो, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन हो, या ये ऑक्सीजन हो, या ये नाइट्रोजन हो, या ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, या सल्फर डाइऑक्साइड हो, या कोई और गैस हो, अगर उस गैस का 1 मोल लिया जाएगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगी। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ है। यानी वॉल्यूम का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है? वो नंबर ऑफ मोल से है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से है। यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, इफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, अगर मुख्तलिफ गैसेस के अंदर एवोगैड्रोस के नंबर के बराबर क्या होंगे जी? मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो एवोगैड्रोस लॉ मुख्तलिफ तरीके से गैस को बताती है। और खास बात क्या है जी? खास बात यह है जी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम और मास के दरमियान, और मास रखिएगा, याद रखिएगा जी कि मास को यहाँ पर मोल्स की टर्म में या मॉलिक्यूल्स की टर्म में हम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम और मोल्स के दरमियान कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है जी कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट n के बराबर हो जाएगा। और n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो V अपॉन n किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। तो जो फॉर्मूले पढ़े हैं गैस लॉस के, उनको उनको एक बार समराइज करेंगे, उनका एक बार रिव्यू लेंगे जी। तो ये पहला फॉर्मूला पढ़ा है बॉयज लॉ का कि P1 V1 किसके बराबर है? P2 V2 के बराबर है, जिस अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। V1 अपॉन T1 किसके बराबर है? V2 अपॉन T2 के बराबर है, दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और V अपॉन N कांस्टेंट है, ये किसके बराबर है? एवोगैड्रोस लॉ। ये एवोगैड्रोस लॉ आपको कहती है। तो ये तीन लॉज आपने पढ़ी, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आपके सामने है। इम्तिहान में इस टॉपिक के सवाल किस तरह से आए हैं, आइए इन्हें देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, स्टेट रेलेवेंट गैस लॉ विच एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और आपसे कहा है जी कि पहले तो गैस लॉ को पहचानो और फिर उस गैस लॉ को स्टेट करो। तो लिखा हुआ है, व्हेन अ बलून फिल्ड विद एयर is kept in cold place at constant pressure its volume is reduced। यानी कोल्ड प्लेस का मतलब टेम्परेचर कम था, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर कम किया गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन कौन बताती है? चार्ल्स लॉ बताती है। तो आपने चार्ल्स लॉ को स्टेट किया, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी, और मैथमेटिकल फॉर्म देने के बाद फिर आपने उसको क्या किया जी? एक्सप्लेन किया। तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये इसी पार्ट का दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा पार्ट है। यहां लिखा हुआ है, व्हेन प्रेशर ऑफ अ गैस, व्हेन प्रेशर ऑन अ गैस kept in a airtight cylinder at constant temperature is double। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो लॉ रिलेशन बताती है उसे क्या कहते हैं? बॉयज लॉ कहते हैं। तो आपने बॉयज लॉ की स्टेटमेंट दी, बॉयज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म दी, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से बॉयज लॉ को आपने एक्सप्लेन किया। ये दूसरा सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से जो मैंने भी आपको समझाया था,
उसी के हिसाब से आपने बॉयज लॉ को एक्सप्लेन किया और फिर उसी हिसाब से आपने चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन किया और दोनों गैसेस की आपने मैथमेटिकल फॉर्म भी दी। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो तीनों लॉज को आपने स्टेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के साथ मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी दिया करें। तो ये तीनों लॉज की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने है। एवोगैड्रोस लॉ की आपने बहुत सारी स्टेटमेंट पढ़ी है, जो स्टेटमेंट आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर हमने गैस लॉज को पढ़ा और गैस लॉज को पढ़ने के बाद बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को ब्रीफली हमने डिस्कस किया। इनकी स्टेटमेंट को पढ़ा, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ा, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए इनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और उसके बाद फिर बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए। तो आज का लेक्चर यहीं पर अख्तिताम होता है जी। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी और ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी जनरल गैस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। यानी जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे और इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल को सीखेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।